गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम आज देखेंगे आपको वर्नेबल स्पीसीज, ये क्लियर हो गया था। रेयर स्पीसीज एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। वर्नेबल स्पीसीज, दी स्पीसीज मैंने आपको क्लास आवर्स में ही बताया था कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को आप ध्यान में रखना। देखो नॉर्मल स्पीसीज हो गया था, दीज स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर, ये खतरे में हैं। और कैसा खतरा है इनको? एक्सटिंक्शन का खतरा है, यानी विलुप्त होने का खतरा है। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, है ना। तो अब इन सबको कनेक्ट करना एंडेंजर्ड से, है ना। वल्नरेबल, वल्नरेबल कमजोर प्रजाति जो होती है। दीज आर स्पीसीज, ये वे प्रजातियां हैं हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है, डिक्लाइन टू लेवल्स, इतने स्तर तक कम हो गई है जहां से फ्रॉम वेयर, जहां से इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, जहां से हो सकता है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं। ठीक है ना, एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। एंडेंजर्ड कैटेगरी क्या है देखिए आप। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर, जिनको खतरा है ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा है किसका? एक्सटिंक्शन का, यानी कि विलुप्त होने का। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट, इन ऐसी स्पीसीज का जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कठिन है। इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू ए डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर नेगेटिव फैक्टर्स इसी तरह से चलते रहे तो ऐसी स्पीसीज जिनको, इस पर फोकस कीजिए दो लाइन पर, ऐसी स्पीसीज जिनको विलुप्त होने का खतरा है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। और इसका इसमें आ जाइए, ऐसी स्पीसीज जिनको विलुप्त होने का खतरा है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। और ये जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं, कमजोर प्रजाति हैं, दीज आर द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू ए लेवल्स, अब इनकी जो संख्या है वो इस लेवल तक गिर चुकी है, इस लेवल तक कम हो चुकी है कि इनको, ये जो हैं, हो सकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जाकर के शामिल हो सकती हैं इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। यानी हो सकता है ये भी विलुप्त होने की कगार पर चली जाएं। इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यूज, अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही काम करते रहे। नेगेटिव फैक्टर से मतलब जैसे इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला, प्रॉपर इनको नरिशमेंट नहीं मिलता है। मैंने आपको क्लास आवर्स में नेगेटिव फैक्टर्स क्लियर कर दिए थे। द एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट्स और गैंगेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है ना, रेयर स्पीसीज। अब आते हैं हम रेयर स्पीसीज, यानी कि दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी जो बहुत कम मिलती हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। मे मूव, अब इसको भी एंडेंजर्ड से करना है ना, मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। ये हो सकता है, इतनी संख्या कम है इनकी कि हो सकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाए, यानी कि हो सकता है विलुप्त होने की कगार पर चले जाएं, या वल्नरेबल, क्योंकि वल्नरेबल भी किस स्पीसीज में जा सकती है? एंडेंजर्ड में, यानी कि जिनकी संख्या विलुप्त हो सकती है। तो स्पीसीज वे प्रजातियां विद स्मॉल पॉपुलेशन, जिनकी संख्या बहुत कम है, मे मूव, ये हो सकता है मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी, ये हो सकता है एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो जाए। कब? इफ द, इस लाइन, ये लाइन कॉमन है सब में। इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर नेगेटिव फैक्टर्स, अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, नकारात्मक जो बातें हैं, अफेक्टिव देम, उनको प्रभावित करते रहे, कंटिन्यू, लगातार, है ना। अगर उनको नेगेटिव फैक्टर लगातार उनको प्रभावित करते रहे तो, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय में जो ब्राउन बियर जो है वो है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आता है एंडेमिक स्पीसीज। अब ये क्या है? दीज आर स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है, वे प्रजातियां हैं विच आर ओनली, हाँ ध्यान रखना है ना, ये एक स्पेशल बाउंड्री में पाई जाती हैं, एक स्पेशल बाउंड्री में पाई जाती हैं, एक स्पेशल लोकेशन होती है उसमें पाई जाती हैं। दीज आर स्पीसीज, ये वे प्रजातियां हैं विच आर ओनली फाउंड, जो कि केवल पाई जाती हैं इन सम पर्टिकुलर एरियाज, ध्यान से सुनना, कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो क्षेत्र यूजुअली, सामान्यतः आइसोलेटेड मीन्स
अलग थलग पड़े रहते हैं। किससे अलग थलग पड़े रहते हैं? बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स यानी कि हमारे प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्रों से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। जैसे कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जितने भी आइलैंड्स हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं नेचुरल और वो बैरियर क्या होता है, देखिए आप, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है ना। आपके ईस्टर्न साइड में क्या है, यहां पर अंडमान, और वेस्टर्न साइड में क्या है, लक्षद्वीप। ओके, तो अब यहां देखना नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ये देखो और लग रहा है ना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर्स। अब ज्योग्राफिकल बैरियर्स यानी कि ये आपका ज्योग्राफिकल बैरियर है, पूरा इंडिया का ज्योग्राफिकल बैरियर ये हो गया। अब इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। अंडमान निकोबार का ये एनलॉन्गेटेड चेन है पूरी, अंडमान और फिर इधर निकोबार, और इधर क्या है आपका पूरा लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है ना। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया। तो इस बैरियर से, ये जो बैरियर है यहां, ये ज्योग्राफिकल बैरियर है इंडिया का, इससे बिल्कुल आइसोलेट है ये, यानी अलग थलग पड़े हुए। क्लियर? तो दीज आर द स्पीसीज, ये वे स्पीसीज हैं विच आर ओनली फाउंड, जो कि केवल पाए जाते हैं इन सम पर्टिकुलर एरियाज, कुछ विशेष भागों में। अब वो कौन से विशेष भाग हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, किससे? ज्योग्राफिकल बैरियर से, यानी कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया ये है, और इससे अलग थलग क्या है, अंडमान और निकोबार, और इधर क्या है वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अंडमान टील यहां पर पाया जाता है, निकोबार पिजन यहां पाया जाता है, अंडमान वाइल्ड पिग यहां पाया जाता है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर अरुणाचल प्रदेश में मिथुन पाया जाता है, ये आपके। अब एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज, ध्यान देना, जो कि मिलते ही नहीं है, सर्च करने के बाद भी नहीं मिलती हैं, ऐसी स्पीसीज हैं। ऑफ नोन और लाइकली एरियाज, नोन और लाइकली एरियाज, लाइकली में संभावित, जैसे ये है, ये एरिया है, मान लो एक सपोज दैट एग्जांपल देता हूं मैं, वल्चर यहां पर पाई जाती थी, यहां पर वल्चर पाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये नोन एरिया हो गया, इस एरिया में वल्चर पाई जाती हैं। तो देखो दीज आर स्पीसीज, ये वे स्पीसीज हैं विच आर फाउंड, जो कि पाई जाती, विच आर नॉट फाउंड, जो कि पाई नहीं जाती हैं आफ्टर सर्चेज, तलाश करने के बाद भी नहीं मिलती हैं। कहां पर नहीं मिलती हैं? ऑफ नोन और लाइकली एरियाज। नोन और लाइकली एरियाज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो एग्जांपल यहां पर है आपके एशियाटिक चीता, मान लो एशियाटिक चीता का ये क्षेत्र था, ये वाला एरिया था। अब यहां से एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गया। अब यहां पर हम सर्च करने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं एशियाटिक चीता की, लेकिन आफ्टर सर्च इट इज नॉट फाउंड, सर्च करने के बाद भी ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। यानी इसका मीन क्या हुआ कि इस एरिया से जहां पर ये पाए जाते थे, जहां पर ये पाए जाते थे, वहां से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। तो दीज आर स्पीसीज, ये वे स्पीसीज हैं विच आर नॉट फाउंड, जो कि पाए नहीं जाते हैं आफ्टर सर्च, ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं, यानी जहां पर पाए जाते थे वहां भी नहीं मिलते हैं। कहां पर? ऑफ नोन और लाइकली एरिया, जहां पर संभावना है कि भाई यहां पर ये मिल सकते हैं, इस एरिया में ये मिल सकते हैं, ये इस एरिया में मिल सकते हैं, इस एरिया में मिल सकते हैं, इस एरिया में मिल सकते हैं, यहां पर ये, जैसे कि आपके एग्जांपल ले लें, पिंक हेडेड डक, मान लो है पिंक हेडेड डक, इस एरिया में मिलते थे, कभी मिलते थे, है ना। चीता, एशियाटिक चीता कभी यहां मिलता था। अब यहां से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आफ्टर सर्चेज, कई बार सर्च किया लेकिन नहीं मिले, यहां भी सर्च किया लेकिन नहीं मिले, तो ये जो प्रजाति है वो किस में आ जाएगी? एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएगी। अब वो लोकल एरिया भी हो सकता है, रीजन, लोकल रीजन भी हो सकता है, वो कंट्री भी हो सकता है किसी एक देश में कोई एक प्रजाति मिलती थी, मान लो ये कंट्री है, यहां पर कोई एक, मान लो कोई एक बर्ड स्पीसीज थी, यानी कोई पक्षी की प्रजाति थी, वो इस नॉर्थ अमेरिका, मान लो अपन मानते हैं नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में कोई एक स्पेशल स्पीसीज थी किसी बर्ड की, वो यहां पाई जाती थी, ठीक है ना। अब वो यहां से एक्सटिंक्ट हो गई, यहां पर अब सर्च की जा रही है कि वो स्पीसीज यहां मिल जाए, लेकिन वो नहीं पाई जा रही है। तो आफ्टर सर्चेज, तलाश करने के बाद भी वो स्पीसीज हमको नहीं मिलती है, ठीक है ना। कंट्री में कॉन्टिनेंट्स, मान लो वो स्पीसीज एक कॉन्टिनेंट, जैसे मान लो ये एशिया है ना, ये एशिया है, एशिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन वो एशिया से ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो स्पीसीज, और सर्च करने के बाद एशिया से भी नहीं गायब हो गई वो, है ना। और एंटायर अर्थ, या हो सकता है जैसे कि डायनासोर, है ना, डायनासोर वंस ए टाइम व्हेन डायनासोर वर फाउंड ऑन द अर्थ, एक ऐसा समय था जब डायनासोर इस अर्थ पर पाए जाते थे, लेकिन वो अब इस पूरी अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखिए। एग्जांपल्स हैं एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक। अब देखो एशियाटिक चीता क्या है? द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, ये जो है वर्ल्ड का सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड मैमल है। द चीता इज ए यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली। ये जो चीता होता है कैट फैमिली में, यार कैट फैमिली में अब आपको एक बार जानकारी देता हूं। कैट फैमिली में आपके लॉयन, टाइगर, कैट से स्टार्ट हो जाते हैं, कैट, लॉयन, टाइगर, आपका लेपर्ड, लेपर्ड, जगुआर, ये सारी किस्में आते हैं कैट फैमिली, जिसका फेस, जिसकी एक्टिविटीज किससे मैच करती हैं? कैट से, वो कैट फैमिली में है। तो देखो, विश्व का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है, तेज गति से चलने वाला चीता क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई सा भी नहीं है, एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर है ऑफ कैट फैमिली, यानी कैट फैमिली का एक विशेष सदस्य है, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन कर सकता है, दौड़ सकता है, ठीक है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लेपर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, चीता को हम क्या समझ जाते हैं? लेपर्ड समझ जाते हैं सॉरी, चीता को हम क्या समझ जाते हैं? लेपर्ड समझ जाते हैं। लेपर्ड और चीता एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है आपको जानना चाहिए। लेपर्ड और चीता में एक बिल्कुल एक क्लासिफाइड डिफरेंस देता हूं मैं। फेस देखना चीता का, चीता और लेपर्ड में देखते ही पहचान में आ जाएगा। और भी कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि चीता का जो फेस होता है उस पर उसकी, ये देखिए, ये इस तरह से, इसको कलर को थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का ही होता है। ये इस तरह से ब्लैक कलर का मार्क होता है, वी शेप। यहाँ इसकी आंख है, ये आंख, यहां पर नाक, ठीक है ना। ये यहां नाक साइड में इस तरफ, यहां इस तरह यूं होता है, जबकि लेपर्ड में ये नहीं मिलेगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? चीता की बॉडी बिल्कुल स्लिम होती है, क्योंकि आप अगर मोटे होंगे, फैटी होंगे, तो आप 112 किलोमीटर प्रति घंटे की 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड से दौड़ नहीं सकते हैं। तो इट मींस चीता हैज स्लिम बॉडी। उसकी बॉडी कैसी होती है? एकदम स्लिम होती है। थर्ड डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस तो फेस पर वी शेप मार्क मिलेगा इस तरह से, है ना, इस तरह से यूं यूं, इस तरह नाक से यूं आएगा, है ना, यूं। लेपर्ड में नहीं मिलेगा, देखते ही पहचान में आता है। बॉडी लेंदी होती है, इसकी जो लेग्स होती हैं लंबी होती हैं, लेंदी होती है और स्लिम होती है बॉडी। लेपर्ड की मोटी होगी, थोड़ी थुल मोटी होगी जरा, है ना। और पूंछ जो होती है, उसकी जो टेल होती है, चीता की पतली होती है, लंबी होती है, और उसकी टेल। तो ये डिफरेंसेस इसमें होते हैं। तो मिस्टेकन, चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लेपर्ड। चीता को कभी कभी लेपर्ड समझ लिया जाता है, लेपर्ड को चीता समझ लिया जाता है। इट इज डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप। अब इसको हम क्या कहते हैं? टीयर ड्रॉप कहते हैं। टीयर ड्रॉप मीन्स, देखिए, दीज आर माई आईज। अब टीयर कहां से रोल डाउन होंगे? आंखों से ही तो होंगे। तो यहां से एक मार्क होता है, ऐसा लगता है जैसे आंसू गिर रहे हैं। तो टीयर, ये लिखा है ना, टीयर ड्रॉप शेप्ड
लाइंस, टीयर आंख की तरफ, आंख के पास से, यहां से टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन, ये लाइन टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन इसके फेस पर होती हैं, किसके? चीता के। लेपर्ड में ये नहीं मिलेगी, और अगर ये लाइन नहीं है तो इट मींस द एनिमल यू आर सीइंग इज नॉट चीता, जिसको आप देख रहे हैं वो चीता नहीं है। ठीक है, देखिए लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं ऑन ईच साइड, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ऑफ द नोज, नाक के, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज, आंख के कोने से, ये कोना रहा है ना, टू द माउथ, मुंह तक, ये मुंह यहां पर मुंह होता है इसका, ठीक है ना, माउथ। अब देखो क्या होता है, 20th सेंचुरी में चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका, एशिया, है ना। अब 20th सेंचुरी की बात करें तो चीता जो है अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था, अर्थात इसका मीन क्या हुआ, अफ्रीका में भी पाया जाता था और एशिया में पाया जाता था। टुडे, आज, द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट, एशिया का जो चीता है वो नियरली लगभग एक्सटिंक्ट यानी गायब हो चुका है। अब क्यों गायब हो चुका है, उसके पीछे रीजन है ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटाट, इसको हैबिटाट नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी प्रजाति, कोई भी स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो इट मीन्स उसका हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उसका हैबिटाट खत्म होता जा रहा है, उसके रहने की जगह खत्म होती जा रही है। अब जब किसी एनिमल की रहने की जगह ही खत्म होती चली जाएगी तो डेफिनेटली उसकी स्पीसीज भी अफेक्ट होगी, और एक ऐसी टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कि वो प्रजाति अपने आप विलुप्त होती चली जाएगी। एंड द प्रे, दूसरा रीजन क्या है, प्रे यानी शिकार। पहले हमारे क्या राजा महाराजा इन सबको क्या शिकार करने का बहुत शौक होता था, आज भी है लेकिन उतना नहीं है। पहले क्या, आज तो क्या है, स्मगलिंग वगैरह ये ज़्यादा जोर है, लेकिन पहले क्या है, अपने महलों में लगाते थे, भाई शेर का सिर लगा दिया, चीता का सिर लगा दिया, तो एक डिग्निटी, एक प्रतिष्ठा का एक सेंटर पॉइंट होता था उनके पास। तो देखिए इनके एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या है, ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटाट, इनका जो हैबिटाट था, अवेलेबल उपलब्ध हैबिटाट था, उपलब्ध रहने की जगह थी, वो खत्म हो गए। एंड प्रे, और इनका शिकार बहुत ज्यादा होने लग गया। द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, सॉरी, द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, इस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया। कब? इन इंडिया, भारत में, लॉन्ग बैक इन 1952। कब? 1952 में, 1952 में ही इसको कह दिया गया था कि भाई साहब अब ये खत्म हो चुकी है, अब ये नहीं मिलेंगे हमें। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, अब देखो ये है कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। कौन कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा एंड फोना के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, फ्लोरा एंड फोना के खत्म होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो इफ यू लुक अराउंड, अगर हम चारों तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, तो आपको पता लगेगा कि हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड। ध्यान से सुनना, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आराम से देखिए चारों तरफ, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि इसको जितना भी ये चेंजेस आ रहे हैं इसके पीछे नेचर भी है, लेकिन नेचर तो है लेकिन इसमें बेसिक जो फैक्टर हैं वो हम हैं, खुद हैं, वो इसने बताया है। देखो इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, तो आपको पता लगेगा कि हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर, कि हमने नेचर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यानी कि बदल दिया है। इनटू, किस में बदल दिया है? इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग। नेचर को देखो, ये नेचर है, सपोज दैट मैं केवल नेचर लिख रहा हूं, नेचर बना नहीं रहा हूं, नेचर लिख रहा हूं। नेचर मीन्स क्या होता है? व्हाट यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, जो कुछ आप इधर उधर देख रहे होते हैं, ऑल इज नेचर। ठीक है, अब इस नेक्स्ट पोर्शन को हम आपकी ऑफलाइन क्लास में
क्लियर करेंगे। आप इसको पढ़ना घर पर अच्छी तरह से करना, ये चैप्टर 1 या 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, टिल देन गुड डे।